हाँ बच्चों, अभी देखो एग्जाम्पल बच्चों लिखो। बच्चों करेंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट के आधा पौन घंटे में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी एग्जाम्पल बच्चों लिखो। हाँ अनुरुद्ध अपनी जगह पे पहुंच जाना। तो बच्चों एग्जाम्पल लिख लो। फाइंड वैल्यू ऑफ v इन ईच केस। हर एक केस में v की वैल्यू बतानी। ओके बच्चों लिख लिया। अब बच्चों बहुत सिंपल सा है, देखना एक क्वेश्चन। फर्स्ट बच्चों इस v की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ये 3 ये 10। बच्चों ये 3 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट दिया है, इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट है। v की वैल्यू बच्चों बतानी है। कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। जैसे बच्चों ये 3 है, बताओ ये वाला वोल्टेज कितना होगा? 13 वोल्ट। ऐसी ये भी 13, वो 3, ये भी बच्चों 13 वोल्ट, ये 3 वोल्ट। ठीक है। अब v की वैल्यू बच्चों तुम्हें बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार अपना दिमाग चलाओ। कर लिया बच्चों? हाँ बच्चों बताओ v की वैल्यू क्या आ रही है? 19/3 सही है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। बच्चों बताओ ये किस में कनेक्टेड है? किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। इक्विवेलेंट 612 कितना आएगा? बोलो बच्चों कितना आएगा? 4। अगर 4 इक्विवेलेंट आएगा तो सी इक्विवेलेंट 4, क्यू बच्चों कितना आएगा? 4 इंटू 10 40। बच्चों बताओ सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। अगर चार्ज सेम होता है तो बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? इस पे चार्ज कितना आएगा? बोलो बच्चों 40, इस पे 40। तो अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखता हूं, इसके अक्रॉस ये वाला वोल्टेज लिखता हूं, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, 40 बाई C1। C1 बच्चों तुम्हारे पास 6, 20/3। तो बच्चों 13 में से 20/3 यहां चला गया, यहां क्या बचेगा? 13 माइनस 20/3 इक्वल टू V। 13 इधर है, 20/3 यहां चला गया। सॉल्व करोगे बच्चों आंसर आ जाएगा 19/3। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? अब मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है उस पर आते हैं। क्लियर ना बच्चों? क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ? एक मेथड बच्चों ये हुआ। अब मैं एक और मेथड डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम समझो। बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कोई भी और डेटा रहता है तुम कर पाओगे। ठीक है। अब कर लो बच्चों पहले। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, या मैं अलग आगे वापस से डिस्कस कर दूं। ये सबने नोट कर लिया ना? कर लिया बच्चों नोट? बच्चों मैं इसे फिर हटा देता हूं। बच्चों इतना नोट कर लिया, मैं इसे हटा दूं? कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बच्चों हटा दूं मैं? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं। इसमें ऐसे तुम लिख लो मेथड 2। मेनली बच्चों उसी पर्पज से क्वेश्चन डिस्कस किया। मान लो ये कैपेसिटर है, यहां तुम्हारा 13 वोल्ट, 13 वोल्ट, यहां तुम्हारा 3 वोल्ट। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ये वाला वोल्टेज तुम्हें निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स बच्चों ये किसी से भी कनेक्टेड, अगर दोनों को एक साथ मान लो, बोलो बच्चों इन दोनों प्लेट्स को एक साथ ले लो, किसी से भी कनेक्टेड है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये आइसोलेटेड प्लेट हो गई। आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो मान लो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 0 0 0, इस पे टोटल चार्ज क्या होगा? 0। अब अगर मान लो बैटरी कनेक्ट कर दी, मान लो बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी, तो भी इस पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0। तो इस पे टोटल चार्ज तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0। ये पक्का है।
बच्चों समझ पाए? इस पे टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट को मिला के चार्ज क्या होना चाहिए? 0। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब मान लो जैसे इस पे चार्ज है प्लस Q1, इस पे चार्ज माइनस Q1, एक बार ऐसे ही इस पे चार्ज Q2 माइनस Q2। अब ये अपने आप में आइसोलेटेड है बच्चों, देखना ये अपने आप में आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है तो बच्चों इस पे प्लस इस पे चार्ज क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से बच्चों Q1 इक्वल टू Q2, दोनों पे चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होने चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे चार्ज बराबर होने चाहिए। अब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे चार्ज बराबर होने चाहिए, तो बच्चों अब मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड मान लो इसकी कैपेसिटी बच्चों क्या थी? शायद 6 है ना, इसकी क्या थी? तो केवल मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिख रहा हूं Q1 का, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो Q इक्वल टू CV। तो C है 6। वोल्टेज बच्चों डिफरेंस होता है और मैग्नीट्यूड लिखना है तो 13 माइनस V, ऐसे इधर लिखता हूं। केवल मैग्नीट्यूड लिखना तो CV 12 और डिफरेंस बच्चों V माइनस 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है तो बड़े से छोटा सेपरेट करेंगे। ये बड़ा, ये छोटा, ये उससे छोटा। क्लियर है बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 माइनस V 2 V माइनस 3। बच्चों फिर आगे सॉल्व करते हैं। 13 माइनस V 2V माइनस 6 19 इक्वल टू 3V, V इक्वल टू 19/3। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, कुछ कम समझ में आया होगा वो मैं वापस डिस्कस करता हूं। क्यों हम ये सब कर रहे हैं वो भी बाद में क्लियर होगा। हाँ एक बार बच्चों पहले नोट कर लो, फिर मैं अभी डिस्कस करता हूं। हाँ बोलो तुम। ये बताता हूं और बोलो। देखो ये समझो भाई, थोड़ा सा रुको, वो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आगे चीजें देखोगे तब क्लियर होगा। ओके अब बच्चों मैं वापस बताता हूँ, समझो। जैसे एक कंफ्यूजन ये है कि वो तो पता ही है Q1 Q2 बराबर होता है, तो सही बात है, बिल्कुल पता होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, एक जनरलाइज फॉर्म बनाना। जैसे हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, उसकी प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको पहले मैंने एक सिंपल एग्जांपल से प्रूफ किया है कि हम पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? हाँ तुम्हारा क्या डाउट था सर? ये 0 कैसे? देखो बैटरी जब कनेक्टेड नहीं थी तो दोनों अनचार्ज थे, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। अब बैटरी कनेक्ट भी कर दोगे तो इन दोनों प्लेट्स को मिला के सिस्टम देखो आइसोलेटेड है, ना इधर कनेक्टेड ना उधर कनेक्टेड। तो पहले अगर इस पूरे पे चार्ज 0 था तो बाद में भी चार्ज क्या होना चाहिए? 0। तो इस पूरे सिस्टम पे चार्ज 0 ही होना चाहिए, और लॉजिकली भी होता ही है। जैसे Q माइनस Q, Q माइनस Q, तो माइनस Q प्लस Q कट के नेट 0 ही होता है, अभी भी वही 0 है। हाँ तुम बोलो जो कह रहे थे। देखो वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन में ये 3 वोल्ट दे रखा है, तो फिर इसे 3 ही मान के चलना। अगर ये प्रोवाइडेड नहीं होता तो तुम इसे 0 10 मान सकते, -5 +5 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इसके हिसाब से यही मानना पड़ेगा। बच्चों ये मेथड समझ पाए? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब ये हम कर क्यों रहे हैं उस पर आते बच्चों, ये चीज क्लियर है? चले आगे, ठीक है हटा दो बच्चों इसे। बच्चों एक बार मैं वापस बता रहा हूं, मान लो इस पे Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, नेट 0 होना चाहिए, किया Q1 इक्वल टू Q2। Q1 अब बस मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो हमने इक्वेट किया, ये आ गया। बच्चों अभी कोई कंफ्यूजन? चले आगे। अब सेकंड बच्चों देखो, ये फर्स्ट था क्वेश्चन, अब ये तो वही क्वेश्चन आ गया। हाँ सेकंड क्वेश्चन बच्चों अब देखो, ये मैंने दिया। अब बच्चों तुम्हें V निकाल, V1 V2 जैसे हमने अभी किया वैसे। अब बच्चों तुम्हें नहीं पता कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, अभी थोड़ी पता है, तो तुम किसी को भी बड़ा मान के सॉल्व कर लो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा।
तो एक बार बच्चों मान के चल रहे हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है। अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था वैसे ही तुम सॉल्व करके निकालो, होगा ही नहीं क्योंकि आइसोलेटेड पे नेट जीरो होना चाहिए। तो एक प्लस है तो एक अपने आप ही माइनस होगा। हाँ, वो फिर अलग सिचुएशन होगी। अभी हम एक नॉर्मल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है वो मान के चलना है। बच्चों जैसे अभी मैंने डिस्कस किया वैसे तुम V निकालने का ट्राई करो। हाँ, C1 C2 के टर्म्स में आएगा और वही हमें चाहिए। बोलो बच्चों क्या आ रहा है? सही है बच्चों। देखो मान लो ये V है, तो जैसे मैंने बताया वही Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, तो वही Q1 माइनस Q2 क्या होना चाहिए? 0। Q1 इक्वल टू Q2। अब केवल मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, मैंने ये मान लिया है, वो कुछ और भी होगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V C1, वहां बच्चों V माइनस V2 C2। सॉल्व करोगे बच्चों, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों ये चीज समझे? अब बच्चों इसको एक फॉर्मूले की तरह से हम यूज कर ले। आगे मैं इसको और जनरलाइज वे में लिखवाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला कई बार काम में आता है तो थोड़ा याद रहना चाहिए, और वो आसान है याद करना, उसी वजह से बोल रहा हूं कि याद रख लो, क्योंकि बहुत सिमेट्रिक फॉर्मूला है। C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसमें चीजें तुम विथ साइन रख दो। विथ साइन से मतलब अगर ये -10 है तो V1 की जगह -10 रख दो, प्लस 100 है तो प्लस 100 रख दो, ये 0 है तो V2 को 0 रख दो। तुम बस सारी चीजें विथ साइन रख दो, वो अपने आप आ जाएगा। बच्चों ये चीज अभी क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, ये कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों देखना एक बार, फिर मैं बाद में जनरलाइज करके एक साथ लिखवा दूंगा। ये वाला क्लियर है ना? ये 2 वाला था, इसी में बच्चों ऐसे 3 वाला रहता, लिखना नहीं है बस समझो, मैं बाद में रिजल्ट में एक साथ लिखवा दूं। मान लो ये C1 C2 C3, ये मान लो V1, ये मान लो V2, ये मान लो V3। ठीक है? अब बच्चों देखो इन 3 प्लेट्स को एक साथ देखो। बच्चों इन 3 प्लेट्स को एक साथ देख के बताओ कहीं भी किसी से कनेक्टेड दिख रही हैं? तो ये तीनों अपने आप में आइसोलेटेड है, ये तीनों अपने आप में आइसोलेटेड है, तो इन तीनों का मिला के नेट चार्ज क्या होगा? तो तुम मान लो सबसे बेटर ये होता है कि ऐसे मान लो Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। तो बच्चों बताओ टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0। टोटल चार्ज 0। मान लो ये V है, यही सबसे बड़ा है, मान लो बच्चों यही बड़ा है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो अब तुम Q1 लिखोगे कैसे? V0 माइनस V1 C1, V0 माइनस V2 C2, V0 माइनस V3 C3 0। सॉल्व करोगे बच्चों आ जाएगा C1 V1 C2 V2 C3 V3 C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ गए बच्चों? अब बच्चों इसमें रिजल्ट लिख लो फिर। तो बच्चों अब इसमें लिख लो रिजल्ट्स। तो सबसे पहले ये V1, ये C1, ये C2, ठीक है ना? केस 1 मान लो ये है, तो V0 C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। कैसे आता है बच्चों वो मैंने बता दिया। जैसे हमने 2 वाला देखा, फिर 3 वाला बच्चों मैंने बताया कैसे आएगा, चेक करोगे फाइनल आंसर वही आ जाएगा। 4 वाला भी चेक करोगे, बिल्कुल सेम पैटर्न से करते हैं, फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक है? अब सेकंड बच्चों देखो, केस 2। बच्चों एक बार खुद लिख लो क्या आंसर आना चाहिए। C1 V1 C2 V2 C3 V3 C1 प्लस C2 प्लस C3।
C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 V1 C2 V2 C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों कैपेसिटेंस का कोई साइन नहीं होता है, वो हमेशा प्लस होता है। वोल्टेज तुम्हें विद साइन लिखना, कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो प्लस ही होता है। तो कैपेसिटेंस तो विदाउट साइन ही लिखना है, वोल्टेज विद साइन लिखना है, वो अपने आप एडजस्ट होके आ जाए। ठीक है बच्चों, ये ठीक। अब बच्चों 4 वाला मैं लिखवा नहीं रहा हूं और मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं है। 4 वाले में बच्चों बताओ एक्स्ट्रा क्या आएगा, C4 V4 प्लस C4। बाई चांस 5 वाला रहे तो भी वही पैटर्न रहेगा, कोई दिक्कत बच्चों? तो बस ऐसे ही बता रहा हूं, मान लो ये 4 वाला हो, आंसर उसी तरह से आ जाएगा, मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बच्चों लिख लिया था ना वहां तक, बहुत आसान सा है। अब फॉर्मूले से सॉल्व करो, फाइंड V। तो बच्चों देखते हैं C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बच्चों चेक करोगे 40 12 52 बाई 10 5.2। बोलो बच्चों कहीं कोई तकलीफ? अब बच्चों ये वोल्टेज आ गया 5.2। मान लो अगर मैं चार्जेस पूछता हूं, चार्जेस तो सेमी चार्जेस होंगे यहां। अगर मान लो मैं चार्जेस पूछता हूं तो इस पे चार्ज वोल्टेज डिफरेंस इनटू निकाल सकते हो, उसमें भी निकालोगे, निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत बच्चों? बच्चों V निकल आया, अगर चार्ज पूछा जाए वो भी निकाल सकते हो, और भी तरीके से निकाल सकते हो। ये चीज क्लियर है? चलें आगे बच्चों, हटा दो बच्चों इसे। अब बच्चों वापस देखो, मेनली इसका यूज कहां आता है, हम उस पर आते हैं। ये ठीक, ये चीज क्लियर है ना बच्चों? मैं हटा दूं इसे। अब इस क्वेश्चन को बच्चों देखो, बच्चों ये मान लो V0 है, इसमें बच्चों लिखो फाइंड V0। एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों जो अभी मैंने डिस्कस किया है उस मेथड को इसमें फिट करने का ट्राई करो। जो अभी मैंने डिस्कस किया उस मेथड को इसमें फिट करने का ट्राई करो। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, यहां मान लो 0 वोल्ट, क्योंकि यहां थोड़ा सा डिपेंड करेगा तो रेफरेंस देना जरूरी है। तो मान लो मैंने ये 0 वोल्ट दे दिया। अब ट्राई करो, 20 बाई किसने बोला है, ठीक है। अब हर एक पे चार्ज लिखने का ट्राई करो, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज लिखने का ट्राई करो। तो बच्चों देखते हैं, समझो ये 0 है, बच्चों बताओ ये कितना आएगा, ये 0, ये 20, ये भी 20। अब ये 0 है, ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। अब ये V0 निकाल रहा हूं, तो V0 बच्चों C1 इसे मान लिया, V1 इसे मान लिया, तो 20 इंटू 2 बच्चों 10 इंटू 4, मान लो इसको C3 मान लिया, तो 6 इंटू 0 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों फाइनली अगर मैं चेक करता हूं तो 40 40 80, 80 बाई 12 बच्चों 20 बाई 3, 6.66। ठीक है, या 20 बाई 3 लिख देता हूं। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों भैया? ठीक है। अब फिर देखो बच्चों, मुझे हर एक पे चार्ज निकालना, तो मान लो मैं 2 फेरेड पे चार्ज लिख रहा हूं, तो C2 बच्चों यहां वोल्टेज डिफरेंस लिखोगे 20 माइनस 20 बाई 3। ठीक है, ये 20 और ये 20 बाई 3। अब मान लो 4 वाले पे लिख रहा हूं, तो C 20 बाई 3 और ये 10, तो वैल्यू वाइज अगर लिखना चाहो मैग्नीट्यूड वाइज तो 10 माइनस 20 बाई 3 वैल्यू वाइज। ऐसी 6 पे लिखना चाहो 6 पे, तो बच्चों 20 बाई 3 इंटू 6, ये आंसर। अब लो
बताता हूं, देखो जो ज्यादा वोल्टेज की प्लेट होगी उस पे प्लस, कम वाले पे माइनस। जैसे मान लो इसमें आंसर 40 आया, तो देखो ये कितना आया था 6.66, ये 0, तो इसमें नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। ऐसे यहां देखो 20 और 20/3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 10 ये 20/3, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बोलो बच्चों इसे समझ पाए? अब बच्चों वापस समझो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है किरचॉफ लॉ। जैसे हम वहां पे पढ़ते थे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, लूप इक्वेशन लगाओ, लेंदी पड़ता है, वो भी हम बाद में सीखेंगे, लेकिन वो लेंदी पड़ता है। उसी वजह से ये फॉर्मूला काफी काम का रहता है, इजीली आंसर आ जाता है, कई क्वेश्चन में इससे आसानी से आंसर आ जाता है। समझ पाए बच्चों? इसी को लूप इक्वेशन बना के भी सॉल्व किया जाता है, बट 2 बार लूप इक्वेशन बनाओ फिर उसे सॉल्व करो, काफी लेंदी पड़ता है। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जाता है और मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों बताओ अभी इस क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसे फिर ट्राई करो। बच्चों मान लो यहां वोल्टेज मैंने 0 दे दिया, अब हर एक पे तुम चार्ज लिखो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मान लो, या और एक थोड़ा सा पार्ट देता हूं, ये V0, फाइंड V0, केवल V0 निकाल लोगे तो चार्ज निकल ही जाएगा। देखो बच्चों ये 0, ये 0, ये 0, तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। अब बच्चों देखो V0 अगर मैं लिखता हूं तो C1 V1 6 इंटू 4, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1 अपॉन सबका एडिशन, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 24, 24 48 और फिर 24 72/7। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, V0 आ गया, बाई चांस चार्ज पूछा जाए निकाल पाओगे? कहीं कोई दिक्कत? बच्चों V0 आ गया, चार्ज का निकाल पाओगे ना? तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, निकाल सकते। देखो फिर उस केस में वो V0 नहीं पूछेंगे, क्योंकि V0 उस पर डिपेंडेंट है, वो चार्ज पूछ सकते हैं। चार्ज तुम कुछ भी मान के सॉल्व करो आंसर वही आएगा, लेकिन अगर वो V0 पूछ रहे हैं तो रेफरेंस देना पड़ेगा। चार्ज देखो V0 आ गया, ये 6 ये पता है, तो डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। उस केस में देखो V0 पूछेंगे नहीं, मेरा ये कहना, उस केस में केवल चार्ज पूछेंगे। हाँ तो तुम इसे 10 वोल्ट मान लो, आंसर कुछ भी आ जाएगा, चार्ज फाइनली वही आएगा, मान के कुछ भी सॉल्व कर सकते। हाँ बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, क्लियर है बच्चों अभी? ओके अब बच्चों हेडिंग लिख लो। बच्चों ये क्लियर है ना? इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों आज तुम्हें अभी शायद एक डीपीपी मिला है, ठीक है? ठीक, तो वो समझो बच्चों, करने नहीं है, समझना है बस। हाँ बच्चों थोड़ा क्वेश्चन प्रॉपरली क्लियर रहे, उस वजह से मैंने रिटर्न फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें तुम देखो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उसे एक बार रीड करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूं। बच्चों आंसर मैच कराने के चक्कर में मत पड़ना, तुम बस अपने हिसाब से सॉल्व करो, आंसर मैच मत कराओ, बस तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10, ओके बच्चों जिसका सॉल्व हुआ हो, देखो आंसर नहीं लाना, तुम्हारा बस कैपेसिटेंस आ जाए वहां तक ठीक है, तो उतना सॉल्व हो गया हो बस वो बताओ। नहीं पर आंसर मैच कराना अलग चीज है, आंसर मैच कराने के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा।
तो मेरा ये कहना है कि विदाउट अप्रोक्सीमेशन जो आपका आंसर आ रहा हो केवल वो निकाल। तो आंसर मैच कराने के लिए तुम्हें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट छोड़ दो, तुम बस डायरेक्ट कैपेसिटेंस तक निकालने का ट्राई करो। और कहना ये कि आंसर मत देखो, तुम बस अपना सॉल्व करो। हाँ, तो वहां तक अगर किसी का आ गया हो वो एक बार हैंड राइज करे। चलो बच्चों, अब मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों देखो, यहां तुम्हारी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं। अब कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक है वो शायद इस तरह से वेरी कर रहा है कि 1 प्लस अल्फा एक्स, जैसे ई आर मान लो, ई आर के 1 प्लस अल्फा एक्स। बच्चों आवाज बंद। अब इधर देखें बच्चों, देखो जनरली ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहते हैं, तो अब समझो ये ऐसे वेरी कर रहा, तो बच्चों x के साथ वेरी कर रहा, x के साथ वेरी कर रहा। पहली चीज हम एलिमेंट कैसे लें, एलिमेंट कैसे लें। कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे y पे जाके dy विड्थ का ले लें, तो इसमें दिक्कत यह हर जगह x अलग अलग है, तो तुम कैपेसिटेंस लिख ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से एलिमेंट लेना बेकार है। एलिमेंट्स इस तरह से लिया जाता है कि जो वेरिएबल है वो वेरी ना करे। तो अब इधर x पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो बच्चों वो इस तरह से एक छोटा सा एलिमेंट है। अब ये एक पतला सा स्ट्रिप है, केवल हम इतने पार्ट का कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, केवल इतने पार्ट का। तो कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बच्चों ऐसी बहुत सारी प्लेट्स, जैसे x पे जाके तुमने dx विड्थ का लिया है, अब ऐसी बहुत सारी प्लेट्स तुम्हें इस तरह से मिलेंगी, इस तरह से मिलेंगी, एक के बाद एक। दोनों प्लेट्स में जाने पे एक के बाद एक ऐसे प्लेट्स मिलेंगी। तो बताओ इसे सीरीज बोलोगे या पैरेलल? सीरीज। तो इतने सारे कैपेसिटेंस तुम्हारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड है, तो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता, 1/c इक्वलेंट इक्वल टू 1/c1, इस तरह से। तो बच्चों 1/c इक्वलेंट 1/c1 1/c2 यही तो रहता है। अब 1/c इक्वलेंट 1/c की जगह स्मॉल c और सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। 1/c इक्वलेंट 1/c1 1/c2 इस तरह से। अब 1/c इक्वलेंट 1 एक छोटे का कैपेसिटेंस लिखेंगे, 1/dc1 1/dc2 1/dc3 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे, यही तो करेंगे। अब लिखते हैं 1/c इक्वलेंट 1/dc, dc से मतलब एक छोटे का कैपेसिटेंस। तो जनरल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चों dx इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों k 1 प्लस अल्फा एक्स, यही तो आया इसका इंटीग्रेशन। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं, आगे सॉल्व करूंगा तो 1/c इक्वलेंट बच्चों एप्सिलॉन नॉट a वगैरह कांस्टेंट है, बाहर आ गए, ये तो बाहर आ गए, dx ऊपर पहुंच गया, बचा 1 प्लस अल्फा एक्स, लिमिट बच्चों 0 से d, 0 से d। अब यहां से बच्चों अगर मैं निकालूंगा तो 1/c इक्वलेंट बच्चों log 1 प्लस अल्फा एक्स अपॉन अल्फा इंटू बच्चों 1 एप्सिलॉन नॉट a के 0 से d। अब बच्चों अगर मैं लिमिट रखता हूं तो 1/c इक्वलेंट बच्चों d रखूंगा तो अल्फा d, 0 रखूंगा तो log 1 0 होता है, कोई मतलब नहीं। तो एक आध स्टेप में कम दिखा रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट a के अल्फा d रखोगे तो फाइनली तुम्हारे पास log
1 प्लस अल्फा डी, ये आया बच्चों। एक बार यहां तक समझो, आंसर मैच कराना सेकेंडरी चीज है, पहले केवल यहां तक समझो। हाँ बोलो। देखो हम केवल उस स्ट्रिप का कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, जैसे ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बन रही, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बन रही, तो हम पहले इसका कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, फिर इस वाले का लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। जैसे याद करो, मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, समझ पाए ना? हाँ बोलो। हाँ आंसर मैं देखता हूं। हाँ आगरा है वैसे। 1 प्लस अल्फा, नहीं नहीं नहीं, ये तो वो वाला फंक्शन वाला है, वो तो सीधा सीधा लिया जाएगा। देखो इसका कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, तो यहां इस पॉइंट पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है ना, कि उसमें dx है, तो उसी से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों पहले केवल इतना समझो, बाकी कहानी बाद में समझेंगे। इतना समझ पाए? देखो उसमें क्या है, जैसे जब कंटिन्यूअस वेरिएशन है तो इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे, तो इनफाइनाइट टर्म को थोड़ी लिख पाओगे, वो इंटीग्रेट, वही तो बता रहा हूं। तो इनफाइनाइट एडिशन को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट एडिशन से नहीं कर पाओगे, फंक्शन बना के ही करना पड़े। हाँ वो यहां किया है। हाँ बच्चों इसे समझ पाए? एक बार फिर समझो, x पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट लिया, सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1 अपॉन dc1 dc2 ये आएगा। अब छोटे का एक कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, केवल इतने हिस्से का कैपेसिटेंस लिख रहे हैं बच्चों। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डिस्टेंस, ये तो हवा का हुआ, इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, dx ऊपर आ गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 बाई एक्स का log x, 0 से d रखोगे, ये 0 रखोगे तो वो टर्म खत्म हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा, एक स्टेप कम दिखाई। यहां तक आ गया बच्चों, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई तकलीफ? अब बच्चों log x का एक्सपेंशन होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मैंने शायद पहले भी लिखवाया होगा। तो बच्चों x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इस तरह से चलता है। तो अब अगर हमें आंसर मैच कराना है तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फा। बच्चों आंसर यहीं आ गया। अधिकतर क्वेश्चन में यही आंसर दिया होता है तो यहीं छोड़ना होगा, बट यहां और अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, बाकी अधिकतर क्वेश्चन में ये भी आंसर रहता है। ठीक है, अब समझो इधर युवराज, अब समझो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, बच्चों पता होगा। तो x ये है अल्फा डी माइनस अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2। आगे बच्चों हायर टर्म में नहीं ले रहा हूं, आगे हायर टर्म नहीं ले रहा हूं, अल्फा डी कॉमन लिया। अब मैं आंसर मैच करवा रहा हूं, अल्फा डी कॉमन लिया तो एक अल्फा कट जाएगा, बचेगा डी। चेक करते रहना बच्चों, कोई मिस्टेक दिखे तो बताना। 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। अब इसी को बच्चों पलट देता हूं, पलट देता हूं तो सीक्वेंट एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 की पावर -1, -1 नहीं यही रहेगा, ये आ गया। अब इसको ऊपर ले जाओ तो बच्चों पावर आ जाएगी -1, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, 1 माइनस अल्फा डी की पावर -1। इसको फिर यहां मल्टीप्लाई कर दो बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, तो 1 प्लस अल्फा डी बाई 2 और था। अब मैच कराते हैं, किससे मैच कर रहा है से बच्चों, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अब बच्चों एक बार पूरी प्रोसेस फिर देखो। हाँ बोलो। देखो जब भी कोई चीज वेरिएबल हो जाती है
तो हमें एलिमेंट ऐसा चूज करना होता है जिसमें वो चीज वेरी ना करे। देखो dx अलग चीज है, डिस्टेंस d को कुछ और लिख दो, उससे कंफ्यूज मत हो। समझो ये x के साथ वेरी कर रहा है, तो तुम y में अगर एलिमेंट लोगे तो x फिक्स नहीं हो पाएगा। x पे जाके dx लोगे तो इस पे लगभग x फिक्स है, लगभग x फिक्स है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग फिक्स मान सकते हो। लगभग फिक्स मानोगे तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हो, एप्सिलॉन नॉट a बाई डिस्टेंस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ बच्चों बताओ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, खासकर इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट भी काफी टफ था। कनेक्ट कर पाए बच्चों इसे? अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, इसी का जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर, वो भी सेम क्वेश्चन है। एक बार दिमाग दौड़ाओ फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों इसके कंपैरिजन में आसान है और सेम है, इसके कंपैरिजन में आसान है। हाँ बच्चों मेंस में कई बार बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 10th है, ये एग्जाम के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ये सोचना कि भाई इसमें इस तरह का एक्सपेंशन करके अप्रोक्सीमेशन, फिर उसके बाद एक बार और अप्रोक्सीमेशन, जैसे पहले तो एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है, तो वो थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैंने कई बार बताया मेंस में कई बार एडवांस से भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल के भी आते हैं, कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ? ओके अब बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं। अब बच्चों बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वही क्वेश्चन मान लो इवन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उससे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें तुम्हें अप्रोक्सीमेशन और करना था, इसमें तुम्हें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, ये फायदा है। तो इसमें तुम्हें अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर आ जाता। बच्चों समझो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज स्पेसिंग D बिटवीन इट्स टू प्लेट हैविंग एरिया A। तो बच्चों डिस्टेंस D, एरिया A, ठीक है। अब द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक लेयर्स। बच्चों मान लो इसमें टोटल n लेयर्स भर दी, n इस तरह की लेयर्स, ठीक है, पैरेलल टू इट्स प्लेट ईच विथ थिकनेस d बाई n। बच्चों मान लो हर एक की थिकनेस जो है, थिकनेस, तो हर एक की थिकनेस मान लो मैंने डेल्टा दी है, वही चाहो तो dx मान लो, और वो तुम्हें क्या दी है, d बाई n। जैसे मान लो बच्चों इस तरह से समझो, बच्चों देखो जैसे यही, इसके अंदर कुछ है तो नहीं, वो भी टपक जाएगा। बच्चों इसको ऐसे समझो, देखो ये बुकलेट मान लो, इसमें यहां और यहां मेटल की प्लेट है, यहां और यहां मेटल की प्लेट, बीच में ऐसी पतली पतली डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रख दी, बीच में ऐसी पतली पतली डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रख दी। हर एक स्लैब की थिकनेस कितनी है मान लो, डेल्टा इन्होंने बोला, उसी को dx मान लो, क्योंकि बहुत पतला है तो वो भी dx मान सकते। तो ये तुम्हारी पतली पतली स्लैब्स हो गई, टोटल मान लो इस तरह से n लेयर्स तुमने रख दी। अब इस पूरे का तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना, इस पूरे का तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना। अब बच्चों समझो, जैसे मैं x पे जाके, ये मेरा x हो गया, ये मेरा x हो गया, x पे जाके एक dx थिकनेस की लेयर कंसीडर करता हूं, x पे जाके बच्चों dx थिकनेस की एक लेयर कंसीडर करता हूं। तो बच्चों ये x है, x, ये डिस्टेंस क्या है x, मान लो इसमें m लेयर्स आ रही हैं, कितनी आ रही हैं m, एक की थिकनेस डेल्टा है,
एक की थिकनेस डेल्टा है। बच्चों समझो, इसमें m लेयर्स है, जैसे हमसे बोला है m डिस्टेंस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, तो इसमें m लेयर्स है, एक की थिकनेस डेल्टा है। तो बच्चों बताओ पूरी ये थिकनेस कितनी होगी, m डेल्टा। फिर समझो, ये m लेयर्स है, एक की थिकनेस डेल्टा, तो पूरी थिकनेस कितनी हुई, m डेल्टा, और वो अपने किसके बराबर है, x के। तो बस इसमें ये चीज अगर दिमाग में आ जाए तो बहुत आसान कि भाई तुम्हारा जो m डेल्टा है वो किसके बराबर है, x के। m डेल्टा किसके बराबर है, x के। अब बच्चों तुम्हें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है वो समझो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों तुम्हें दिया है k 1 प्लस m बाई एन, k 1 प्लस m की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो, x बाई डेल्टा। m की जगह बच्चों लिख सकते हो x बाई डेल्टा। एक ही बात है बच्चों, ये चीज समझे। अब वापस समझो, तुम्हें दिया है डेल्टा है, डेल्टा बच्चों तुम्हें दिया है d बाई एन, डेल्टा तुम्हें दिया है d बाई एन। तो इस डेल्टा की जगह तुम लिख सकते हो 1 प्लस d बाई एन इंटू एन, एन कट गए, तो तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों आ गया k 1 प्लस एक्स बाई डी। इतना समझ पाए बच्चों। एक बार फिर देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें ये दिया था, m डेल्टा तुम्हारा x के बराबर है, तो m की जगह लिख सकते हो, m की जगह लिख सकते हो x बाई डेल्टा। डेल्टा तुम्हें d बाई एन दे रखा है, तो ये आ गया बच्चों, ये आया। अब बताओ पिछले क्वेश्चन में ये क्या था, 1 प्लस एल्फा एक्स, याद आया। पिछले क्वेश्चन में बच्चों ये क्या था, 1 प्लस एल्फा एक्स। अब ये है, तो बच्चों बताओ एल्फा कितना हुआ, एल्फा कितना हुआ 1 बाई डी। तो अगर मुझे आंसर चाहिए तो पिछले क्वेश्चन में अल्फा की जगह क्या रख दूंगा, आंसर। तो अब बच्चों समझो करना क्या है, ये आंसर तुम्हारा आ गया था, इसमें अल्फा की जगह बस 1 बाई डी रख दो, इसका आंसर। या पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो भी वही आंसर। कनेक्ट कर पाए बच्चों। इसमें अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं लगाना, इसमें सीधा सीधा मैच कर जाए। तो बच्चों केवल यहां तक मेहनत थी, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। कनेक्ट कर पाए बच्चों। आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो तुम खुद कर लेना। देखो वही मैं समझा रहा था, एक सेकेंड देखो वापस समझना। ये पतली पतली स्लैब्स, हर एक की थिकनेस मान लो डेल्टा है, तो हमें दिया है एम लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, एम नंबर की लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है। जैसे मान लो ये पेज नंबर है आ गया 120, तो 120 पेज नंबर में 60 पेज आएंगे, 60 पेज आएंगे। तो अगर मैं ये डिस्टेंस देखो, 60वें नंबर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये है, तो ये 60 पेज आ गए। 60 पेज अगर आ गए तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, पूरी डिस्टेंस। तो 60 इंटू एक पेज की डिस्टेंस, 60 इंटू एक पेज की डिस्टेंस, तो 60 मतलब m, 60 मतलब m, और एक पेज की डिस्टेंस डेल्टा, वो मुझे पूरी थिकनेस मिल जाएगी। ऐसी मान लो अगर मैं सपोज 130 नंबर इतने की थिकनेस निकाल, तो ये 130 मतलब 65 पेज, एक पेज की थिकनेस डेल्टा, तो 65 पेज की 65 डेल्टा, और वो किसके बराबर होगी, x के, क्योंकि यहां से हम x मेजर कर रहे हैं। जैसे देखो ये है, ये मान लो टोटल 65 आ गए, एक की डिस्टेंस डेल्टा, तो 65 इंटू डेल्टा क्या हो गया, x। अगर ये 60 है तो 60 इंटू डेल्टा x, अगर ये m है तो m इंटू डेल्टा x, तो m की जगह लिख सकते हो x बाई डेल्टा, और डेल्टा की जगह d बाई एन। बच्चों बस यही स्टेप इसमें परेशान करती है, वो अगर तुमने कर लिया तो क्वेश्चन आसान। बच्चों आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पूरा वही क्वेश्चन है, तो डिस्कस करने का मतलब नहीं है।
ठीक है, आंसर बच्चों देखता हूँ, अगर टिक होगा तो बता दूंगा। हाँ पकड़ना एक बार बच्चों, इसमें आंसर भी टिक नहीं है, बाकी शायद से वन ही रहता है, वो देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन को यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं। अभी हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कर लेते हैं, वो बहुत पेंडिंग चल रहा है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट कर लेते हैं। हाँ बोलो। वो अभी दूंगा, या चलो पहले होमवर्क दे देता हूँ। तो बच्चों होमवर्क पहले लिख लो ना है। हाँ होमवर्क बच्चों लिख लो, पहले कैपेसिटेंस का होमवर्क लिख लो। डीपीपी फॉर अप टू क्वेश्चन 11, डीपीपी 3 कंप्लीट। बच्चों जो डीपीपी 3 है उसमें हार्डली एक दो क्वेश्चन बच रहे होंगे, वो कंप्लीट कर लेना। और डीपीपी 4 जो है उसमें अप टू क्वेश्चन 11 तक कर सकते हो। तो बच्चों जो आज या कल में हमने डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड होमवर्क है। अगर रेगुलर कर लोगे तो टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। डिले करोगे तो टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 1 और 3 हम कर चुके हैं, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। एक्सरसाइज 2 के ही क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो बच्चों डिस्कशन से पहले याद रहे कोई भी आवाज ना करे, क्योंकि जनरली मैंने देखा है डिस्कशन में अधिकतर बच्चे होमवर्क करते नहीं है, वही ज्यादा आवाज करते हैं। तो जिसकी भी आवाज आएगी उसका रेगुलर फिर होमवर्क चेक किया जाएगा, वो चीज दिमाग में रखें। ठीक है देखते हैं बच्चों, नोट कर लिया बच्चों इतना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 2, इसमें बच्चों देखोगे तो एक 10th नंबर क्वेश्चन अपना बच रहा है, बट वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है पार्ट 1 में बोल रहा हूं। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 14 शायद बच रहा है। बच्चों 14 बताओ, ये शायद भी कर चुके हैं मेरे हिसाब से, फर्स्ट पूरी कर चुके हैं। एक बार बच्चों मुझे बताओ, पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं मेरे हिसाब से, कर चुके हैं ना? ठीक है 22 बच्चों, हाँ इसमें 22 कट कर देना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 22 बच्चों वो सिलेबस से हट गया है, पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके होता था तो वो हट गया है, उसको छोड़ देना। ओके इधर हाँ बच्चों एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 मेरे हिसाब से कंप्लीट है। एक 22 नंबर क्वेश्चन है, वो बच्चों सिलेबस से हट गया है, उसे छोड़ देना। फिर भी अगर कोई डाउट बच रहा हो मुझसे अलग से पूछ लेना। चले आगे बच्चों। ठीक है अब बच्चों इस पे आते हैं। इसमें बच्चों अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फर्स्ट 5 कर चुके हैं। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें डाउट बच्चों 6 में किसी को भी डाउट? जिसको डाउट हो बच्चों हैंड राइज करें। आप और कोई? 6 बच्चों चलो मुझसे अलग से पूछ लेना। ठीक है बच्चों 7 ये हम क्लास में कर चुके हैं। 8th बच्चों काफी कैलकुलेटिव है तो वो बाद में कभी डिस्कस करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो 8th बच्चों बाद में देखते हैं। 9th बच्चों हम कर चुके हैं। अब बच्चों मुझे बताओ 10th नंबर, इसमें किसी को डाउट? 10th में बच्चों किसी को भी डाउट? 10th बोलो बच्चों। 11th बच्चों इसमें डाउट? 11th में किसी को भी डाउट? बच्चों 12th इसमें डाउट? 12th बच्चों। 13 बच्चों इसमें किसी को डाउट? 14 बच्चों। 14 15 बच्चों, 15 में डाउट है बच्चों। 15 में डिस्कस कर रहा हूं वो चीज तुम समझो। तो बच्चों 15 नंबर में डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों बताओ आइडियल एमीटर किस तरह से बिहेव करता है? बोलो बच्चों आइडियल एमीटर कैसे बिहेव करता है? वायर की तरह से।
तो A1 A2 बच्चों, इसमें A1 A2 आइडियल अमीटर है तो उसको वायर मान सकते हो। ये 5, ये 10, ये 3, बच्चों ये कितना है 8, ठीक है बच्चों, ये 15। अब बच्चों आइडियल अमीटर वायर होता है तो इसको वायर से कनेक्ट कर दिया बच्चों, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब समझो A3 बच्चों तुम्हारा नॉन आइडियल है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, ये आ गया। अब बच्चों समझना, मान लो मैं इसको 0 वोल्ट मान रहा हूं तो ये भी बच्चों क्या होगा 0 वोल्ट, ये भी कितना होगा 0 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? वायर है तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। बच्चों बताओ इस रजिस्टर से अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है? इधर इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 0, तो इससे करंट कितना फ्लो करेगा 0, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको हटा सकते, सर्किट ये बन गया। अब बच्चों इसमें तीनों की रीडिंग पूछी है तो जो नीचे वाला अमीटर है बताओ उसकी रीडिंग क्या आ गई? नीचे वाले अमीटर की रीडिंग 0। अब मुझे इनमें करंट निकालना है, इन वायर्स में करंट निकालना है, वो अपना होगा। तो बच्चों देखो, अब देखना ये 0, ये 0, ये 0, एक बार मैं इसको V मान लेता हूं, V, तो ये तुम्हारे पास -8, मान लो ये करंट I1, ये I2, ये I3, ठीक है बच्चों देखो ये -8, इसको V0 माना, V0 माना, ये कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों? ये वाली 20, तो ये V0 है तो यहां होगा V0 -20। बच्चों ये 0, ये 10, तो ये होगा V0 -10। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 0, I1 बच्चों ये है तो इधर माना है तो -8 माइनस V0/3। अब I3 ऐसे माना है, ऐसे माना है तो ये ज्यादा ये कम, तो 0 माइनस V0 -10/5 प्लस I2 बच्चों ये है, ये I3 लिख दिया है मैंने, ठीक है बच्चों ये I3 है। I2 अगर मैं लिखता हूं I2 ये है तो V0 -20, 0 माइनस V0 -20 अपॉन 15। बच्चों सॉल्व करोगे V0 आ जाएगा। बच्चों कनेक्ट कर पाए? V0 तुम्हारे पास आ गया, V0 आ गया, V0 की वैल्यू रख दोगे, I1 I2 I3 आ गए, I1 I2 I3 आ गए, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों तुम्हें I1 I2 I3 पता है तो फिर यहां मान लो करंट X है, X इक्वल टू I3। बच्चों देखना X इक्वल टू I3, मान लो यहां करंट Y है तो X इक्वल टू I3 प्लस Y। ऐसी बच्चों यहां इक्वेशन लिखोगे Y इक्वल टू I2 ही है तो Y मानने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना है बच्चों I2, तो X इक्वल टू I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 I3 पता है, X आ गया। अब मान लो तुम्हें ये निकालना है तो जो I2 है वही रीडिंग है। बच्चों समझो इसकी रीडिंग कितनी आ गई 0, ये करंट यूं घूम के ही जा रहा है क्योंकि यहां से तो जा ही नहीं रहा, तो जो I2 आएगा वो इस वाले मीटर की रीडिंग हो गई। अब इसकी रीडिंग लिखनी है तो इधर I3 इधर I2, इन दोनों का एडिशन X, वो इसकी रीडिंग हो जाएगी। कनेक्ट कर पाए बच्चों? तो नीचे वाले अमीटर की 0, V0 निकालने के बाद करंट निकाल लोगे, उससे रीडिंग आ जाएगी। बच्चों अब चेक करके बताओ, प्रोसेस में कहीं कोई डाउट लग रहा हो पूछो।
अभी बच्चों ये क्लियर है? ठीक, इधर अब बच्चों फिर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें किसी को डाउट? 16 में बच्चों किसी को डाउट? ओके, अब बच्चों मल्टीपल चॉइस में देखो, इसमें बच्चों मेरे हिसाब से शायद कोई बच नहीं रहा है, बच रहा है तो बच्चों बताओ कौन सा बच रहा है? 16, चलो देखते हैं। और किसी को बच्चों जैसे बताओ अप टू 14 तक, किसी को कोई डाउट? अप टू 14, ठीक है, तुम बोलो किस में बोल रहे हो? 16, ठीक है। 16 से पहले किसी को कोई डाउट? 16 से पहले तो बच्चों 16 एक बार मैं रीड करता हूं। बाई मिस्टेक ए वोल्टमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज एंड अमीटर इन पैरेलल, ठीक है भाई, with a resistance in an electrical circuit with a cell in series, ठीक है। main current in circuit will be very low and almost all current will flow through ammeter। तो बच्चों देखते हैं, बच्चों ये चीज क्लियर है ना, ये हटा दूं मैं, ठीक है। अब बच्चों मैं 16 नंबर पार्ट 3 में डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट 3 है ना ये, पार्ट 3, हाँ पार्ट 3 में बच्चों 16 डिस्कस कर रहा हूं। तो उसे बच्चों देखना, ये रजिस्टर, ये वोल्टमीटर, ये अमीटर और ये बैटरी, मान लो 20 वोल्ट या 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बच्चों समझो होता क्या है बच्चों, इधर अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता। तो एक बार कोई डेटा ले लेते हैं, जैसे ये 10 वोल्ट, ये मान लो 990 ओम, ये मान लो 10 ओम, इसको एक बार भूल जाते हैं, ठीक है। बच्चों बताओ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 1000, करेंट कितना फ्लो करेगा? 0.01 एम्पियर। अब ये 10 ओम है बच्चों, ये 10 ओम है, अमीटर का रेजिस्टेंस जनरली बहुत कम होता है, तो एक्चुअल में इसका रेजिस्टेंस 0.001 ओम मान लो है। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस, तो 990 और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत कम आएगा, तो 990 मान लो, करेंट लगभग यही रहेगा। तो करेंट यहां से जाएगा, इसे दो रास्ते मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो लगभग पूरा करेंट इससे चला जाएगा, इससे बहुत माइन्यूट करेंट जाएगा, और ऐसे 0.01। अब चेक करते, द मेन करेंट इन सर्किट विल बी वेरी लो एंड ऑलमोस्ट ऑल करेंट विल फ्लो थ्रू अमीटर इफ रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज मच स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही बात है बच्चों, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो बहुत कम करेंट फ्लो करेगा, और जो भी करेंट फ्लो करेगा वो लगभग अमीटर से होके ही जाएगा। तो पहली चीज सही लग रही है, द डिवाइस आर आइडियल, ए लार्ज करेंट विल फ्लो अमीटर। बच्चों गलत है, अगर आइडियल, इधर आइडियल अमीटर वोल्टमीटर है, तो बच्चों बताओ आइडियल वोल्टमीटर कैसे बिहेव करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो लार्ज करंट बिल्कुल गलत है। सी इफ डिवाइस इंक्लूडिंग बैटरी आर आइडियल, अमीटर विल रीड 0 एंड करंट वोल्टमीटर विल रीड, सही है बच्चों। मान लो ये आइडियल है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो अमीटर क्या रीड करेगा? 0। अब जो भी वोल्टेज है वो पूरा यहीं आ जाएगा, जैसे मान लो ये 10 है, यहां कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, ऐसा है, तो ये 10 का 10 यहीं आ जाए, 10 का 10 यहीं आ जाएगा, तो वो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा? ईएमएफ, इधर ओके। अब बच्चों उसके बाद हम देखते हैं डी, द डिवाइस मे गेट डैमेज इफ ईएमएफ ऑफ सेल इज वेरी हाई एंड मीटर आर नॉन आइडियल। तो बच्चों डैमेज होने के चांस काफी कम है, रीजन, अगर मान लो नॉन आइडियल भी है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो वो ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देगा, ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देगा, तो डैमेज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों नहीं, वोल्ट मीटर का तो हाई होगा, कंपैरेटिवली फिर भी हाई रहता है, आइडियल का तो इनफाइनाइट होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो हो जाएगा, उस वजह से शायद सही दे दिया हो। द डिवाइस मे गेट डैमेज इफ ईएमएफ ऑफ सेल इज वेरी हाई,
बच्चों उस केस में हो सकता है कि मान लो ये बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसका रेजिस्टेंस ठीक ठीक है, तो फिर ठीक ठाक करंट फ्लो करेगा तो डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर इसका लगभग रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है तो जनरली डैमेज नहीं होगा। तो देखा जाए लास्ट वाला उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियल में तो इनफाइनाइट होता है, बट नॉन आइडियल में भी अच्छा खासा होता है, तो बहुत लार्ज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर उन्होंने सही में दिया है तो उसका मतलब बैटरी का फिर बहुत ज्यादा ईएमएफ ले रहे होंगे। अब वेरी हाई तो लिख दिया है, बट वेरी हाई मतलब उतना क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा हाई हो तो डैमेज हो पाएगा। ठीक, खैर बच्चों कंसेप्ट समझ गए होंगे, अभी इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। बच्चों बताओ अप टू 21 किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन a potentiometer wire experiment the EMF of battery in primary circuit is 20 volt and internal resistance 5. There is a resistance box in series with battery and potentiometer wire. वो यहां से यहां तक वेरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का ये है। बच्चों चेक करते हैं, देखो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ये 20 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों 5 ओम, यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 120 से 170 तक वेरी कर सकते। अब ये पोटेंशियोमीटर वायर, इसका बच्चों जो रेजिस्टेंस है वो है 75 ओम, ठीक है। अब बच्चों हमें देखना है हम इससे कितने वोल्ट की बैटरी मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों समझना, यहां जितना वोल्टेज होता है उतना हम मेजर कर पाते। जैसे यहां 3 वोल्ट है तो 3 से कम का कुछ भी मेजर कर सकते हो, 5 है तो 5 से कम का मेजर कर सकते हो। तो यहां ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कब आएगा? जब करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करे। करंट ज्यादा से ज्यादा कब फ्लो करेगा? जब ये रेजिस्टेंस 120 ले लो। हम वेरी कर सकते हैं, बट हम ज्यादा से ज्यादा यहां वोल्टेज कब ला पाएंगे? जब ये रेजिस्टेंस कम हो। अब यहां वोल्टेज लिख रहा हूं, आई 20/5 प्लस 120 प्लस 75 इंटू 75, तो बच्चों 20/200 इंटू 75 बच्चों 7.5। तो 7.5 वोल्ट से कम तुम कुछ भी मेजर कर सकते हो। तो 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 8 नहीं कर पाओ। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आता है उससे कम कुछ भी मेजर किया जा सकता है, ये आंसर, ठीक है। बच्चों बताओ अप टू 21, 18, 17, 18 मैंने शायद क्लास में करवा दिया है, फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। हाँ बच्चों फिर बताओ 20 है, शायद किसी का डाउट है। 20 हैंड राइज करें बच्चों, देख लेते हैं। चलो देखो, if the potentiometer arrangement shown the driving cell D has EMF E and internal resistance R, cell C whose EMF is to measure has A/2 internal resistance 2R, ठीक है। The potentiometer wire is 100 centimeter long. If balance point AJ is L, तो अब समझो, देखो बहुत आसान सा है समझना। ये मान लो जैसे 10 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये मान लो जैसे 5 वोल्ट की है, E/2 मतलब 5 वोल्ट। इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो बच्चों ये समझो, जो ऊपर वाली सेल है बताओ उसका वोल्टेज कितना है? बोलो बच्चों, ऊपर वाली सेल का वोल्टेज इधर 10, तो ऊपर वाली सेल का वोल्टेज 10। तो बच्चों अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो पूरा 10 का 10 इसमें आता, लेकिन अब 10 का कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें। तो मान लो बच्चों जैसे ये 10 है तो ये 10,
कुछ एक दो वोल्टेज इसमें चले गए, एक दो वोल्टेज इसमें चले गए, तो यहां आएगा बच्चों, देखो 10 ये है, तो ये हुआ -10, मतलब सॉरी 0। एक दो वोल्टेज इसमें चले गए, ये एक, तो बच्चों इसके अक्रॉस कितना आया 9। बच्चों वापस समझो, इसका ईएमएफ E है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से पूरा इस वायर में नहीं जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, तो इसमें कम मिलेगा। तो इसके अक्रॉस बच्चों 9 वोल्ट आया। अब 5 वोल्ट को अगर बैलेंस करना है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे 4.5 वोल्ट डिफरेंस होगा। जैसे 10 1, मिड पॉइंट पे बच्चों वोल्टेज निकालोगे 5.5, तो ये डिफरेंस तुम्हारा 4.5 बैठेगा, जबकि हमें 5 चाहिए। तो अगर हमें 5 चाहिए तो वो आगे मिलेगा। तो बच्चों अब मैं ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं, वो तुम देखो। L = 50 सेंटीमीटर बच्चों तब हो सकता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर होगा तो कुछ वोल्टेज इसमें चला जाएगा, 50 पे नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे मिलेगा। L > 50 वो सही है। बैलेंस विल बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ रेजिस्टेंस ऑफ AB इज ग्रेटर देन R। बैलेंस विल बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ AB। बच्चों देखो, ये R, इसका रेजिस्टेंस R। बच्चों इधर समझे, बच्चों देखो R 10 वोल्ट है, दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो 10 वोल्ट का 5 वोल्ट इसमें जाएगा, 5 वोल्ट इसमें, तो 5 वोल्ट को 5 वोल्ट से मैनेज नहीं कर पाओगे। बच्चों समझो, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल इधर आएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो बैलेंस पॉइंट आगे निकल जाएगा, तो फिर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं, बैलेंस विल बी ऑब्टेन्ड इफ AB। तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें 5 से ज्यादा वोल्टेज आएगा, 5 से ज्यादा वोल्टेज आएगा, तो ये वाली सेल बैलेंस हो जाएगी, ये सही है। बैलेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड वो गलत है। तो आंसर बच्चों बॉम्बे चेन्नई आ जाएंगे। बच्चों अब चेक करके बताओ इसमें कहीं कंफ्यूजन हो। क्लियर है भैया? ओके बच्चों, फिर मुझे बताओ अप टू 21 कोई दिक्कत? बच्चों उसके बाद ये 22 शायद हम कर चुके हैं। अब बच्चों इसमें कॉम्प्रिहेंशन 1 और 2 बच रहे हैं, बाकी नहीं, ये पूरा ही बच रहा है। ये पूरी एक्सरसाइज में हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है और सारे ही क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे हैं। पार्ट 5 में बच्चों हम कर चुके हैं, तो बच्चों इसमें केवल कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बच रहा है, वो तुम सॉल्व कर लेना। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन किसी का बच रहा हो वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना। कल बच्चों हम कैपेसिटेंस का होमवर्क जो मैंने दिया है वो डिस्कस कर लेंगे। करेंट का बच्चों 2-3 दिन टाइम लेके ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सॉल्व कर लो, उसके सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वो सॉल्व कर लेना। या तो एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कस कर लेंगे या कभी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल इतना ही रखते हैं।